नमस्कार, एशियन न्यूज़ पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। एक ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ मेहमानों का एक बहुत बड़ा पैनल मौजूद है। हम उनका एक एक कर परिचय कराएंगे और चर्चा करेंगे। देश काल परिस्थितियां जो बहुत तेज़ी से बदलती हैं और बहुत सारी चुनौतियां रख देती हैं हमारे सामने, हमारे लोकतंत्र के सामने चुनौतियां, हमारे समाज के सामने चुनौतियां, हमारे मूल्यों और आदर्शों के सामने चुनौतियां। इसका सामना एक पत्रकार कैसे करे, समाज कैसे करे, साहित्य कैसे करें, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं तीन खास मेहमान। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और लेखक विष्णु नागर जी, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक जी और हिंदी के प्रोफेसर और समालोचक सियाराम शर्मा जी। आप तीनों का एशियन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। विष्णु नागर जी, एक लंबा समय पत्रकारिता में आपने गुजारा है और आप एक बहुत अच्छे लेखक भी हैं। समय के साथ जो चीज़ें बदलती हैं उनको आपने न केवल देखा भाला समझा है, बल्कि उसको काफ़ी पैनी नज़र से समझा भी है। हमारा जो लोकतंत्र है, एक लंबे समय से हम आसपास की परिस्थितियों में भी अपने लोकतंत्र को संभाल कर रखने में सक्षम तो हुए हैं, लेकिन नई नई चुनौतियां उसके सामने आ रही हैं। हम उन्मुक्त होकर कैसे कहें, हम उन्मुक्त होकर कैसे लिखें और लोकतंत्र को आगे कैसे ले जाएं? लोकतंत्र को आगे ले जाने में सबसे बड़ी बाधा इस समय की केंद्र की सत्ताधारी पार्टी है जी, जो लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती और लोकतंत्र के रास्ते से ही आई। और लोकतंत्र के रास्ते से ऐसा दुनिया में और भी जगह हुआ है कि लोकतंत्र के रास्ते से आए लोग ही लोकतंत्र का नाश करते हैं। तो इन 8 सालों में, 8.5 सालों में हमने देखा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का लगातार नाश किया गया है। लगातार ऐसे लोगों को जो कि लोकतंत्र की आवाज़ उठाते हैं, जो दबे कुचलों की आवाज़ उठाते हैं, उनको लगातार किनारे किया गया है। कई लोगों को जेलों में बंद किया है, कई लोगों को उनकी नौकरियों से हटवाया गया है और पत्रकारों के साथ जो है बहुत बुरा व्यवहार हुआ है। उनको कई तरह की यातनाएं दी गई हैं। आपने कप्पन का जो केस सारी दुनिया में प्रसिद्ध है। किस तरह एक पत्रकार जो कि मुस्लिम भी है संयोग से, वो एक जघन्य कांड की जांच करने के लिए जाता है तो उसके साथ क्या क्या किया जाता है। 2 साल की जेल होती है उसे। और जो बड़े बड़े हत्यारे हैं, जो हत्या की बात करते हैं, नरसंहार की बात करते हैं, वो जो है तुरंत या तो उनको केस ही दर्ज नहीं होता और होता भी है तो तुरंत उनको जमानत मिल जाती है। तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारी इस समय की सत्ताधारी पार्टी है। जी बिल्कुल। राकेश जी, कहते हैं ना कि जो जहाँ है हो रहा सो हो रहा। यदि यही हमने कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब क्या कहाँ, व्यक्त करती है कला ही है यहाँ। तो जो चीज़ कला पर लागू होती है वही पत्रकारिता पर भी लागू होती है। एक पत्रकार के रूप में हमारे सामने जो सबसे कठिन चुनौती होती है वो है कि सच को सामने कैसे लाएं, सत्ता के दबाव को कैसे झेलें, सत्ता अगर विपरीत परिस्थितियां पैदा करती हैं तो उसके बीच कैसे सुरक्षित रहें, कैसे हम सच्चाई को सामने लाएं। क्या टिप्पणी होगी आपकी इस पर? अभय जी, जो सत्ता है जी, उसका चरित्र हमेशा ही एक सा होता है। कोई भी सत्ता नहीं चाहती कि उससे सवाल पूछे जाएं। जी, कहीं भी आप दुनिया में देख लीजिए, और ख़ास तौर से जो दक्षिणपंथी विचार के साथ सत्ता में बैठे लोग हैं, वे तो सवालों का सामना करने को तैयार होते ही नहीं हैं। लेकिन लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं और उसमें पत्रकारिता की भूमिका की बात करें जी, तो हमारी भूमिका, चाहे लोकतंत्र हो या तानाशाही हो, दक्षिणपंथी सरकार हो या वामपंथी सरकार हो या मध्य मार्ग का कोई विचार हो, दुनिया में कहीं भी कोई सत्ता हो, पत्रकारिता का जो मूल कर्तव्य है, उसका जो मूल दायित्व है, वो दिशा सूचक का काम है, इंडिकेटर का काम है उसका। उसे सिर्फ समाज को जगाते रहने का काम करना है। उसे ये बताना है कि सत्ता कहाँ गलत कर रही है, कहाँ समाज में जो जिम्मेदार इकाइयाँ हैं, चाहे वो प्रशासन हो, शासन हो, न्यायपालिका हो, सबसे सवाल पूछने की जिम्मेदारी है। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कटघरे में खुद को भी रखना चाहता हूँ अभय जी, क्योंकि पत्रकारिता भी तो रास्ता भटक गई है जी। और किसी भी लोकतंत्र में ये जो 4 पाए हैं, हमारे अध्यापक थे श्याम सनेहीलाल शर्मा, उनका एक छोटी सी 4 पंक्तियाँ हैं कि अभी भूमिका है कहानी नहीं है, लिखी जा रही है जुबानी नहीं है, कहाँ जाएगी पालकी राम जाने, कहारों की आंखों में पानी नहीं है।
जी तो ये लोकतंत्र की जो पालकी है, जिन 4 कहारों के कंधों पर है, इन चारों की आंखों का पानी मर रहा है और उसमें हम भी एक जिम्मेदार हैं। उन 3 कहारों के पैर अगर उनके कदम डगमगाएं तो चौथे हम जो कहार हैं, हमारी जिम्मेदारी थी कि कंधे को सही पर उस पालकी को, लोकतंत्र की पालकी को कंधे पर संभाल के रखें और उन 3 कहारों को भी चेताते रहें, उन पर अंकुश लगाने का काम भी करें, उन्हें जगाने का काम करें। लेकिन अब तो ये हो रहा है कि ये जो पत्रकारिता वाला चौथा कहार है, जी उसके खुद के कदम डगमगा चुके हैं। बिल्कुल। उसके पीछे कारण सत्ता का भय भी है और स्वार्थ भी है। आधे से ज्यादा बिल्कुल, लोग वो जो कहते हैं ना स्वार्थवश कि हेरत दबे हुए तुम्हें हैं। तुम्हें जी। हो जाई, तो सत्ता के करीब रहते रहते जो है पत्रकारिता को भी कई बार सत्ता का नशा हो जाता है। और ये जो दुविधा है ना, और ये जो आकर्षण है, इससे बचना बहुत आवश्यक है। विष्णुनागर जी, अगर मैं चूंकि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं जरूर बात करना चाहूँगा पत्रकारिता की, जो यहाँ सबसे बड़ी चुनौती है, खासतौर पे जो बस्तर में काम करने वाले पत्रकार हैं, उनको इस समस्या का सामना हमेशा करना पड़ता है। अगर वो सच को सामने लाना चाहते हैं, अगर लोगों की पीड़ा दिखाना चाहते हैं, अगर हम बस्तर के रिमोट जंगलों में कहीं इंजरम या भेज्जी जैसे इलाके में रहने वाले किसी आदमी की तकलीफ दिखाते हैं, तो सत्ता को लगता है कि हम नक्सलियों का साथ दे रहे हैं। अगर हम सरकार की बात करते हैं, अगर हम विकास की बात करते हैं, तो नक्सलियों को लगता है कि हम सत्ता के करीब हैं। तो एक तरफ सुरक्षा जो सरकार है उसके निशाने पर पत्रकार रहता है, और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर जो जो एक किस्म की इंसर्जेंसी चल रही है नक्सलिज्म की, उसके निशाने पर भी रहता है। तो इन दोनों के बीच में जो अपना धर्म का निर्वाह अगर करना हो तो आदमी करे कैसे? ये एक ऐसा मुश्किल सवाल है, और ये सवाल जो है पिछले 20, 25, 30 सालों से बना हुआ है। जी और इसका सचमुच जो है एक पत्रकार का साहस ही इसका जवाब हो सकता है, और कुछ नहीं। जी और मैं बहुत ज़्यादा इस बारे में नहीं जानता, लेकिन ये इंडियन एक्सप्रेस के जो पत्रकार थे, जी उनका नाम मैं भी भूल रहा हूँ मैं, तो उन्होंने जो है बहुत हिम्मत से, बहुत साहस से लोगों के बीच जाकर काम किया। तो यही जवाब हो सकता है कि आप उनके बीच जाएं, उनको, लोगों को समझने की कोशिश करें। और सत्ता तो जाहिर है कि मतलब हमको ऐसा लगता था कि ये अब नया निज़ाम आया है, तो शायद इसका रुख जो है कुछ अलग तरह का हो, कुछ भिन्न तरह का होगा। लेकिन जो मैं सुन रहा हूँ यहाँ आने के बाद, ख़ास तौर से, और बाहर पढ़ने पर भी लगता है जी कि उसका रुख भी उससे भिन्न नहीं है। और मुझे लगता है कि इसमें बहुत कुछ भूमिका शायद यहाँ की जो पुलिस की जो एक मानसिकता बन चुकी है, और यहाँ के जो प्रशासन की मानसिकता बन चुकी है। क्योंकि अंततः होता है कि नेता लोगों के सारा फीडबैक जनता उनता से नहीं मिलता, ये अपना फीडबैक जो अफसरों से लेते हैं, विधायकों से लेते हैं। तो इनके पास जनता से संपर्क न होने के कारण, और हमेशा नक्सलवाद का एक ऐसा भय उनके मन में बना रहता है, तो उस भय के कारण चूँकि सच्चा फीडबैक उनको नहीं मिलता है, और सच्चा फीडबैक ये चाहते भी नहीं है शायद, तो उसके कारण इतनी सारी समस्याएं हैं। और पत्रकार के लिए भी इससे भयानक समस्याएं हैं, क्योंकि अगर आप छोटे मोटे चैनल के या छोटे मोटे अखबार के पत्रकार हैं तो आपके साथ कुछ भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल। विष्णुनागर जी, चूँकि राष्ट्रीय परिदृश्य का भी आपने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, देखा है, भाला है, परखा है, तो जो एक कहते हैं ना कि हम पूरा देश ये समझता था, पूरा समाज ये समझता था कि जैसे जैसे हमारा लोकतंत्र परिपक्व होगा, हमारे अंदर एक सहनशीलता होगी, सभी को साथ लेकर चलने की एक प्रवृत्ति जो कि देश को आगे ले जाती है और पूरे समाज को आगे ले जाकर लोकतंत्र को यशस्वी बनाती है, दीर्घजीवी बनाती है, वो स्थितियां पैदा होंगी। लेकिन हम समय के साथ एक चीज़ जो बदलाव देख रहे हैं, जो कालांतर में हो क्या रहा है कि धीरे धीरे धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है, असहिष्णुता बढ़ रही है। हम जाति के आधार पर एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, हम धर्म के आधार पर दूर हो रहे हैं, हम राज्य प्रांत के से अलग होते जा रहे हैं, यहाँ तक कि भाषाई भेदभाव भी हमारे बीच खत्म नहीं हो पा रहा है। तो जो लोकतंत्र को हमें आगे ले जाना चाहिए था, उस लोकतंत्र में चूक कहाँ हो रही है कि हम पीछे जाते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, लोकतंत्र का रास्ता मैं नहीं समझता कि वो सीधा साधा होता है। और दूसरा, जैसे कि हम लोगों ने आज दिन भर जो बातचीत की उसमें भी सियाराम जी ने भी बहुत इस बात को बहुत अच्छे ढंग से रखा था। तो
ये जो इस समय जो समस्या है वो हमारे मतलब ये एक तो विश्वव्यापी समस्या भी है अपने आप में, क्योंकि एक माहौल, एक अंतर्राष्ट्रीय माहौल ऐसा मिला। और दूसरा ये है कि जो हमारी परंपराएं हैं वो परंपराएं भी जो है, दरअसल धर्म जो है कुल मिला के एक तरह का औपचारिक जो है वो एक औपचारिक कर्म के रूप में हो जाता है। धर्म से उसका कोई वास्ता नहीं रह जाता। जैसे बुद्ध धर्म जो शांति की बात करता है, सद्भाव की बात करता है, उसमें भी जो है कर्मकांड का बहुत बड़ा स्थान है। इसलिए सारे जो धर्म है वो कर्मकांड का, और आज की तारीख में हम देखते हैं कि जितने भी जो है धर्म के लोग हैं वो सत्ता के आगे हमेशा झुके रहते हैं। कोई आपको यहाँ जो है कोई धर्म नहीं मिलेगा जिसके जो जिनके पास सबसे बड़ी सत्ता है वो सत्ता के आगे झुके रहते हैं। तो इसलिए धर्म जो है हमारे लिए एक तरह का सच्चा धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं रहेगी। और जो धर्म जिस रूप में आज है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा बोझ और बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। और राजनीति जो है उस धर्म का अपने हित में लगातार इस्तेमाल कर रही है। तो अब ये कठिन रास्ता है और उम्मीद करना चाहिए। अभी जैसे मतलब मैं तो व्यक्तिगत रूप से थोड़ी उम्मीद लगाए हुए हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अब राहुल गांधी ने जो यात्रा निकाली है जी, तो जिस तरह का रिस्पांस सब जगह से, और मैं कुछ जगहों का गवाह भी हूँ, तो इसका मतलब है कि लोगों के भीतर एक उत्कट इच्छा है कि ये चीज़ें जिस तरह चल रही है उस तरह ना चलें। अब वो राजनीतिक रूप से में परिणत हो पाता नहीं हो पाता, और फिर राजनीतिक रूप से अगर परिणत होता भी है तो जो नई सत्ता आती है वो किस तरह का व्यवहार करती है इसके बारे में आज कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि कई बार होता है कि आपका व्यवहार जो है विपक्ष में कुछ और होता है और सत्ता में आने के बाद कुछ और होता है। जी बिल्कुल। सियाराम जी, जो एक कहते हैं ना, संस्कृत का एक श्लोक है कहते हैं मणिना वलयंग वलयन मणिर मणिना वलयन विभाति कर कविना च विभुर विभुना च कविर कविना विभुना च विभाति सभा, कि मणि से कंगन की, कंगन से मणि की, और इन दोनों से हाथ की शोभा बढ़ती है। उसी तरह राजा से दरबार की और कवि से राजा की, और इन दोनों से पूरे दरबार की शोभा बढ़ती है। तो ये बात जो है साहित्य के संदर्भ में भी सच है। सत्ता चाहे किसी की हो, दक्षिणपंथी हो, वामपंथी हो, कट्टरपंथी हो, लेकिन समाज को रास्ता दिखाने के लिए, किसी सरकार को रास्ता दिखाने के लिए, पूरे एक सोच को रास्ता दिखाने के लिए साहित्य की उसमें बड़ी अहम भूमिका होती है। आज के समाज में, आज के लोकतंत्र में जिस तरह से परिस्थितियां बदल रही हैं, आप साहित्य की क्या भूमिका समझते हैं? साहित्य, जैसा कि आपने कहा कि राजा से कवि की और कवि से राजा की भूमिका बढ़ती है, मैं इससे सहमत नहीं हो पाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि साहित्य हमेशा सत्ता के प्रतिपक्ष में रहा है जी, और जनता के साथ रहा है, सामान्य लोगों के साथ रहा है। साहित्य हमेशा जनोन्मुख होता है और वो सत्ता की आलोचना भी करता है, समय पड़ने पर उसे एक तरह से रास्ता दिखाने का काम भी करता है। जैसे प्रेमचंद ने कहा था कि साहित्य जो है वो राजनीति के आगे जलती हुई मशाल की तरह है। तो साहित्य रास्ता दिखाने का भी काम करता है। स्वाभाविक है कि आज जो समय है वो बहुत कुछ अमानवीकरण का समय है, तो इसमें मानवीय संवेदनाओं को, मानवीय विचारों को जीवित रखना, मनुष्य को एक सच्चा मनुष्य बनाना, मुझे लगता है कि ये साहित्य की सबसे बड़ी भूमिका है जी, और साहित्य इस भूमिका को कहीं न कहीं निभा रहा है। जी बिल्कुल। राकेश जी, पत्रकारिता की अगर बात हम घूम कर करें तो आज के युवा पत्रकारों के मन में भी एक बड़ी दुविधा दिखाई देती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि हम कौन सी दिशा रखें। पत्रकारिता, मैं ख़ास तौर पर अगर टेलीविज़न की बात करूं, आप टेलीविज़न को समझते हैं, टेलीविज़न में एक जो टीआरपी का बड़ा भारी दबाव और बहुत सारे जो कमर्शियल फैक्टर्स रहते हैं, वो एक नई किस्म की चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इसके बीच में जब एक युवा पत्रकार आता है तो उसको जो कुछ सिखाया पढ़ाया जाता है, जो मानदंड उसके सामने रखे जाते हैं, वास्तविक परिस्थितियों में उसका सर्वथा अभाव दिखता है और वो उसके मन में एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है। ऐसे युवा पत्रकारों के लिए आपकी क्या सोच है, क्या आपका संदेश है? बहुत सही दुविधा आपने रेखांकित की है जी, लेकिन इसका एक ही उत्तर है। टीआरपी की चिंता करना प्रबंधन का काम है। पत्रकार के लिए खबर ही उसका धर्म है। जैसे साहित्य सत्ता का सनातन प्रतिपक्ष है,
ऐसे ही पत्रकारिता भी सत्ता का स्थायी प्रतिपक्ष है। ये बात सही है, आपने बिल्कुल ठीक बात कही कि टेलीविज़न चैनल और अखबार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में थोड़ा सा अंतर है पत्रकारों की भूमिका में जी। खास तौर से दृश्य माध्यम में आपको सबसे पहले विजुअल्स चाहिए होंगे। अखबार का रिपोर्टर तो घटना स्थल पर बाद में भी पहुंचेगा तो उसका काम चल जाएगा, लेकिन ऑडियो विजुअल माध्यम में उसे जब तक दृश्य उसके पास नहीं होंगे तो उसकी रिपोर्ट पूरी नहीं होगी। इसके बावजूद दृश्य हो या ना हो, उसका मौके पर पहुंचना हो या ना हो जी। लेकिन उससे सच्चाई के साथ खड़े रहना है, जनपक्षधरता के साथ अपना काम करना है, किसी भी विधा का पत्रकार हो। और अब तो तीसरा माध्यम भी है भाई जी, डिजिटल मीडियम भी। अब आज जो समानांतर मीडिया है वो इतना सशक्त हो चुका है कि देखा जाए तो आजकल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, पोर्टल्स, इनका एक पूरा समानांतर संसार खड़ा हो गया है जी। दूसरी एक खतरे वाली बात जो है, हर व्यक्ति के हाथ में एक मोबाइल है, हर व्यक्ति सूचना महाविस्फोट के इस युग में खुद को पत्रकार समझने लगा है। तो ये जरूर करना होगा कि आपका जो पत्रकार है, यानी टेलीविज़न का जो जर्नलिस्ट है या प्रिंट मीडिया का जर्नलिस्ट है या वेबसाइट का, पोर्टल का, यूट्यूब चैनल का, और जो सामान्य आदमी जो सूचनाएं साझा कर रहा है, उसमें बहुत अंतर है। उसकी जवाबदेही नहीं है सूचना के साथ। उसको सूचना परोस देने के बाद फेसबुक या ट्विटर पर अगर वो किसी रास्ते से गुजर रहा है, उसके सामने कोई घटना दिखी उसे, नागरिक को, तो वो उससे पोस्ट कर सकता है, सूचना के रूप में दे सकता है, लेकिन उसकी जवाबदेही नहीं है। लेकिन जब पत्रकार उस घटना को कवर करेगा, उस सूचना को एक समाचार के रूप में साझा करेगा, तो उसकी जवाबदेही होगी। सूचना के साथ जो तथ्य उसने साझा किए हैं, जो विजुअल वो दिखा रहा है, उसमें सच्चाई है या नहीं है। तो पत्रकार को मेरा संदेश यही है कि उसकी जिम्मेदारी, उसका नैतिक दायित्व तो सिर्फ खबर है, उसके अंदर न्यूज़ वैल्यू है कि नहीं किसी सूचना में। साधारण सूचना खबर नहीं है, हर घटना खबर नहीं है, ये उसे भेद करना जानना होगा। ये दृष्टि जिस दिन पत्रकार के पास होगी, उसे ये विभ्रम नहीं होगा, ये असमंजस नहीं होगा कि टीआरपी की चिंता मैनेजमेंट कर रहा है, इसके बावजूद अगर वो अच्छी खबर लाएगा तो टीआरपी भी बढ़ेगी ना उस चैनल की, अखबार का सर्कुलेशन भी बढ़ेगा अच्छी खबर से। अगर वो एक्सक्लूसिव खबर लेकर आएगा तो उसकी जिम्मेदारी, उसकी जिद, उसकी निष्ठा और उसका समर्पण सिर्फ खबर है। जी बिल्कुल। विष्णु नागर जी, राकेश जी ने एक बड़ा मौजूद सवाल उठाया, जो डिजिटल मीडिया, जो सूचना का विस्फोट का जो मुद्दा उठाया है, इसके साथ ही एक लगातार प्रश्न ये उठता है कि आखिर इस पर अंकुश रखा कैसे जाए। ये आत्मानुशासन तो बहुत अच्छी चीज़ है और आदर्श स्थिति में आत्मानुशासन होना चाहिए, लेकिन जब अलग अलग लोगों के पास अलग अलग शिक्षा, अलग अलग सोच, अलग अलग स्तर से चलने वाले लोगों के हाथ में एक मोबाइल जैसी चीज़ है और उसे लगता है कि हम कोई भी विजुअल दिखा सकते हैं, कोई भी खबर किसी भी रूप में अपना मंतव्य प्रकट कर सकते हैं बिना किसी आत्मानुशासन के, ऐसे में सरकार किसी न किसी तरह से अंकुश करना चाहती है। लेकिन सरकार का अंकुश अब साथ में एक दुविधा को भी जन्म देता है कि क्या ये अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता हमें संविधान से मिली हुई है, इस पर अंकुश साबित होगा। तो इस दुविधा का समाधान आपको क्या लगता है? देखिए, राजदीप सरदेसाई जो है, इसके पहले जिस चैनल में थे जी, तो वहाँ उन्होंने जो सिटीजन जर्नलिस्ट का एक कॉन्सेप्ट विकसित किया था। तो जाहिर है कि वो फाइनल रिपोर्ट को वहाँ का जो चैनल का जो प्रमुख है वो देखते थे। तो सिटीजन का अपना एक दायित्व है, उसको भी जो है एक लेवल पर उसकी पत्रकारिता उसको जब चैनल पे आती है तो उस बात की जांच करनी चाहिए। अरे दूसरा ये है कि अब एक लोकतंत्र है जिसमें एक तरफ खतरा ये है कि वो हर चीज़ को रोकना चाहते हैं, हर ऐसी चीज़ जो उनके अपोजिशन में जाती है रोकना चाहते हैं। तो अगर जो कुछ की लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, ये कैमरे से दर्ज हो रहा है जी, अगर लोकतंत्र की सीमा में है, अगर संविधान की सीमा में है और कुछ उससे गलती भी हो जाती है तो उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाते। तो एक सिटीजन की स्वतंत्रता है, उसको अगर संविधान की सीमा में है तो उसको सुरक्षित रखना चाहिए। और हम देख रहे हैं कि आज तो जो है, जो बड़े बड़े टीवी चैनल है, वो किसी को कोई परवाह ही नहीं है जी, वो किस तरह जो है एक खास तरह की सांप्रदायिकता को दिन रात सुबह 9 बजे देखेंगे तो भी हो रहा है, रात को 9 बजे देखेंगे यही हो रहा है। उसको तो कोई रोकने का वो कोई सोच ही नहीं रहा है, कोई बात ही नहीं कर रहा उसको, आप उसको इतना सामान्य मान लिया गया। और एक नागरिक ने अगर कोई गलती भी कर दी है, कोई चूक भी कर दी है,
और वो कुल मिला के बाद संविधान के दायरे में कर रहा है, तो उसको इस बात की, और उसका उपयोग करना चाहिए। जैसा कि सिटीजन जर्नलिस्ट का उपयोग एक समय किया गया था, उसका उपयोग कैसे किया जाए, किस तरह किया जाए, उसको किस तरह उसको एक पत्रकारिता का अनुशासन सिखा, उनमें से कैसे पत्रकार निकाले जाएं, इसके बारे में एक नई सोच होनी चाहिए। जी बिल्कुल। सियाराम जी, एक समय में जब मैं कहूँ कि छोटा ही था, और उस समय मेरे परिवार की एक पत्रिका कलकत्ता से निकला करती थी, लहर के नाम से। तो कई सारे हस्ताक्षर उसमें थे, जिनमें दिनकर जी की भी कविताएं होती थीं, सियाराम सरन जी की भी होती थी, सियाराम जी उनकी भी कविताएं होती थी। तो उस दौरान दिनकर जी ने एक चिट्ठी मेरे पिताजी को लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि खूब लिखिए, लेकिन जितना लिखिए उससे 50 गुना ज़्यादा पढ़िए। तो आज की जो पीढ़ी है उसमें अगर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि एक डेप्थ, एक गहराई जो होनी चाहिए पठन पाठन से, उसका सर्वथा अभाव दिखाई देता है। इस संकट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि मैं तो शिक्षण के क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ जी। तो जो आज के बच्चे आ रहे हैं रिसर्च करने के लिए या पढ़ने के लिए, तो उनके पास भाषा की बहुत बड़ी समस्या है। जी। वो सही वाक्य का निर्माण तक नहीं कर पा रहे हैं, और उनके हाथ में जो मोबाइल है उसने टेक्स्ट को पढ़ने की जो प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को करीब करीब खत्म किया है। जी। तो जो किताबों को पढ़ने का जो पहले जो हुआ करता था, लोग पढ़ते थे, पढ़ करके सीखते थे, क्योंकि अगर सिर्फ आप लिख रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, तो आपका लेखन कभी विकास नहीं कर पाएगा। तो नई पीढ़ी के साथ ये समस्या है कि उस तरह से वो टेक्स्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, और मुझे लगता है कि घरों में भी पहले पत्र पत्रिकाएं जैसे कि आप कह रहे हैं कि आती थी जी। तो अब मध्यवर्गीय घरों में आप नहीं देखेंगे कि वहाँ पत्रिकाएं आ रही हैं या किताबें आ रही हैं, किसी के घर में बुक सेल्फ नहीं देखेंगे जी। तो ये एक सबसे बड़ा संकट है कि इस टेलीविज़न के प्रवेश के बाद मध्यवर्गीय घरों से साहित्य पत्र पत्रिकाओं की लगभग विदाई हो गई जी। और ये बहुत चिंता की बात है, और ये कहीं न कहीं भाषा को, साहित्य को ये नुकसान पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। राकेश जी, अगर हम चूँकि हमारे देश के आसपास के लोकतंत्र की और आसपास के देशों की अगर हम बात करें, तो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगातार उथल पुथल का दौर चल रहा है। अफ़गानिस्तान में जाते हैं तो एक कट्टरपंथी तालिबान वापस सत्ता में दिखाई देता है। पाकिस्तान में लोकतंत्र है, लेकिन वो अपनी आर्थिक मुसीबतों से इस तरह से उलझा हुआ है, और सेना का जिस तरह उस पर प्रभाव है कि उसमें वो पूरी तरह से फल फूल नहीं सकता। बड़ी मुश्किल से कोई एक सरकार आती है जो 5 साल पूरा कर ले। श्रीलंका जकड़ता जा रहा है कर्ज के जाल में, वहाँ की पिछले दिनों हमने देखा है कितनी ख़राब स्थिति में है। यहाँ तक कि मालदीव तक जाएं, छोटे से देश में भी जाएं, तो बहुत सारी उथल पुथल दिखाई देती। इन सब के बीच में तमाम कट्टरता, तमाम अंतर्विरोध, तमाम तरह की परेशानियों और सत्ता की तरफ से भी अगर कहें, तो हर तरह के दबाव के बावजूद भारत में लोकतंत्र पनप जरूर रहा है। तो इस लोकतंत्र का भविष्य आप क्या देखते हैं? देखिए, लोकतंत्र का भविष्य तो इस दौर में खतरे में दिखाई देता है। उसकी वजह यह है कि आसपास के जिन देशों का आपने उदाहरण दिया जी, वे एक दिन में वहाँ नहीं पहुँचे हैं। अफगानिस्तान एक दिन में अफगानिस्तान नहीं बना। श्रीलंका के ढहने में कोई एक महीना एक दिन नहीं लगा। पाकिस्तान को तो हम बहुत करीब से देख ही रहे हैं। वर्तमान जो सत्ता है उसका जो स्वभाव है, उसके जो तेवर हैं जी, उसकी जो सोच है, वो अपने मूल में लोकतंत्र विरोधी है। उसके जो समर्थक हैं समाज में, उसके उस विचार समूह के जो आनुषंगिक संगठन हैं, उसके जो समर्थक हैं, वे सब एक हिंदू राष्ट्र की कल्पना में डूबते उतराते हैं। और हिंदू राष्ट्र की कल्पना, उसकी मांग संविधान के विरुद्ध है, लोकतंत्र के विरुद्ध है। और अगर इस सरकार के कामकाज की ही अगर हम बात करें जी, तो जीवन स्तर के जितने पैमाने होते हैं, जो भी इंडेक्स हैं, उसमें लगातार गिरावट आ रही है। हम अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की स्वतंत्रता के अंतर्राष्ट्रीय जो पैमाने हैं, उसमें पिछले 8 सालों में एक पायदान 42वें नंबर पे हैं दुनिया में। जी, भुखमरी में हम दुनिया में कहाँ पहुँच चुके हैं, बेरोजगारी में हम कहाँ हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षा में हम कहाँ हैं। तो जब समाज के समग्र विकास में हम पिछड़ रहे हैं, दुनिया के हर पैमाने पे हम पिछड़ रहे हैं, 81 करोड़ नागरिक इस देश के 5 किलो अनाज पर आश्रित हैं,
वे उसके भरोसे बैठे कि 5 किलो अन्न का थैला आएगा तब हमारा जीवन सुचारू रूप से चलेगा। ये स्थितियां और सरकार के का ये भौकाल जो जिसको कहते हैं वो सिर्फ एक तरह से अधिकारवादी एकाधिकारवादी होता जा रहा है। बहुसंख्यकवाद के फेर में समाज के अल्पसंख्यकों, चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी भाषा, क्षेत्र, धर्म, जाति, किसी भी वर्ग के अल्पसंख्यक हों, वे सुरक्षित नहीं है। तो कोई भी लोकतंत्र तब तक सुरक्षित नहीं रह सकता जब तक कि उसमें, उस देश में, उस समाज में रहने वाले छोटी से छोटी संख्या के लोग खुद को बराबरी के दर्जे पर न माने। अगर उनका बराबरी का दर्जा छिनता हुआ दिखाई दे रहा है तो लोकतंत्र भी सुरक्षित नहीं है। जी। आर्थिक दशा की भी बहुत संक्षेप में हम चर्चा कर लें कि हमारे देश का जो पूरा आर्थिक तंत्र है वो जिस तरह से भीतर से खोखला हो रहा है, जो बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं, मैं किसी विशेष घटना का जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि बैंक बंद हो रहे हैं, बैंक दिवालिये हो रहे हैं, धन्ना सेठ कर्ज लेकर विदेशों को भाग जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। तो अंत में जब इस देश की आम जनता के पेट पर लात पड़ेगी तब उसे ये समझ में आएगा कि इस लोकतंत्र के आवरण में सरकार ने उसे किस बदहाली के मुकाम पर पहुंचा दिया है। तो मैं फिलहाल खतरे की आहट सुन रहा हूं और ऐसा पहली बार नहीं होगा। आपातकाल में भी लोकतंत्र की तमाम सारी हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पर चुनौती, एक रोक लगी। खतरे के पदचिन्ह, उसकी एक आहट जो है आ रही है और निश्चित तौर पे बहुत सारी चुनौतियां हैं और बहुत सारे संकटों के बीच में ये लोकतंत्र पनप रहा है। तो ये समय रहते इसके लिए जागना बहुत जरूरी है। बहरहाल आप तीनों इस चर्चा में शामिल हुए, एशियन न्यूज़ की इस खास मुलाकात में शामिल हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इस खास चर्चा में हम बात कर रहे थे लोकतंत्र के सामने चुनौतियां और उसमें पत्रकारिता और साहित्य की जो भूमिका होनी चाहिए उस पर। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल मौजूद था, दो वरिष्ठ पत्रकार और साथ में साहित्य से जुड़ी एक शख्सियत। और हमने देखा कि किस तरह से भारत का लोकतंत्र बहुत सारी चुनौतियों और सत्ता के दबाव का सामना कर रहा है, लेकिन अगर हमें इससे बाहर निकलना है तो हमें न केवल इसके लिए डटकर मुकाबला करना पड़ेगा बल्कि अपनी दृष्टि भी ऐसी साफ रखनी पड़ेगी जिससे हमारा लोकतंत्र उज्जवल होता जाए, हमारा देश सशक्त होता जाए, हमारा समाज आगे बढ़ सके, हमारी पत्रकारिता, हमारा साहित्य सब मिलकर देश को एक समरसता की धारा में ले जाते रहें। आज की चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।